20 अक्टूबर 2006 तिहाड़ जेल में कॉल आती है। कॉल करने वाला ये कहता है कि गेट नंबर 3 पर एक लाश पड़ी हुई है। मैंने एक डेड बॉडी तिहाड़ के गेट नंबर 3 के ठीक सामने रखी है। अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। जिस कांस्टेबल ने इस कॉल को रिसीव किया था वो अपने साथियों के साथ गेट नंबर 3 पर पहुंचता है। पहुंचकर वो देखता है कि गेट नंबर 3 के आगे एक टोकरी रखी हुई है जो पूरी तरह से पैक है। जब उस टोकरी की पैकिंग को खोला गया तो पुलिस वाले उस टोकरी में से निकली हुई चीज को देखकर हैरान रह गए। एक ऐसी लाश जिसका ना ही सर था, ना ही हाथ और ना ही पैर। इस लाश का सिर्फ धड़ मौजूद था, वो भी उस टोकरी के अंदर। पुलिस वालों ने जब लाश को बाहर निकाला तो उन्होंने देखा कि लाश के नीचे एक लेटर रखा हुआ है। उस लेटर में जुडिशियल सिस्टम को बहुत ज्यादा गालियां दी गई थी और पुलिस के लिए एक नोट लास्ट में ये लिखा हुआ था, अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। लेटर में किलर पुलिस से ये भी कह रहा था कि तुम अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे और अगर तुमने अपना काम सही तरीके से कर लिया तो तुम मुझे पकड़ सकते हो। यानी लेटर में किलर पुलिस को टॉन्ट भी कर रहा था कि पुलिस मुझे नहीं पकड़ सकती। पुलिस इस पूरी केस की इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है। सबसे पहले तो उसकी कॉल डिटेल्स निकाली जाती है जो तिहाड़ जेल में आरोपी ने कॉल किया था। जब पुलिस कॉल डिटेल्स निकालती है तो पुलिस को पता चलता है कि करीब के ही एक बूथ से कॉल किया गया था। पुलिस जब उस बूथ पर पहुंचती है तो उस बूथ का मालिक ये बताता है कि एक ही आदमी सुबह से आया था और उसी ने कॉल की थी। पुलिस उस कॉल बूथ के ओनर के जरिए आरोपी का स्केच बनाती है। आहिस्ता आहिस्ता देखते ही देखते आरोपी का स्केच रेडी हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन ने पुलिस में यह भी पाया कि जो लेटर पुलिस को उस लाश के नीचे से मिला था उसमें जो एक्सेंट थी, यानी कि जो लिखावट थी, उसमें जो बोलचाल मालूम हो रहा था वो एक बिहारी एक्सेंट लग रहा था। यानी कि जो किलर है उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं बिहार के किसी रीजन से है। पुलिस ने जो स्केच बनाया मल्टीपल कॉपीज बनाकर हर एक पुलिस स्टेशन में इसको बांटा गया। जगह जगह पर इसके पोस्टर्स लगाए गए ताकि आरोपी को पकड़ा जा सके। सारे खबरियों के नेटवर्क को एक्टिव करने के बाद भी आरोपी का कोई पता तक नहीं चल रहा था। इस केस को 6 महीने गुजर चुके थे कि 25 अप्रैल 2007 को तिहाड़ जेल में एक और कॉल आती है। कॉल पर आरोपी की वही आवाज और सेम लहजे में वो वापस से एक चीज कहता है, मैंने एक डेड बॉडी तिहाड़ के गेट नंबर 3 के ठीक सामने रखी है। वही कांस्टेबल ने फोन उठाया था। कांस्टेबल वापस से अपने साथियों के साथ गेट नंबर 3 पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि दोबारा से सचमुच एक लाश वहां पर पड़ी हुई है, लेकिन इस मर्तबा लाश को बहुत ही ज्यादा मजबूती से रस्सी से बांधा गया था। जब कांस्टेबल स्पॉट पर पहुंचे तो उन्होंने बहुत ट्राई किया कि लाश को खोला जाए, लेकिन वो लाश को खोलने में पूरी तरह से नाकाम हो गए। करीब से एक आदमी गुजर रहा था। उसने कहा कि क्या मैं लाश को खोलने में तुम्हारी कोई मदद करूं? पुलिस वाले कहते हैं कि बिल्कुल, अगर तुम्हारे पास कोई चीज है तो इस लाश को खोलने में मदद करो। वो करीब से गुजर रहा शख्स अपनी जेब में से एक चाकू निकालता है और लाश की रस्सियों को काटता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लाश की रस्सियों को काटने वाला ये वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही किलर है जिसने अब तक इन दोनों लाशों को तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर फेंका था। आखिर कौन है ये आरोपी? आखिर ये ऐसा कर क्यों रहा है जो बार बार लाशों के हाथ, पैर और सर को काटकर तिहाड़ जेल के बाहर फेंक रहा है और पुलिस को मैसेज दे रहा है कि तुम मुझे नहीं पकड़ सकते? इस बात में कोई शक नहीं कि ये एक साइकोपैथ किलर है, यानी कि जिसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। जानेंगे आज इस पूरी केस की डिटेल हमारे दी फैक्ट अनजिपर्स की वीडियो में। कौन है ये आरोपी? आखिर ये ऐसा जुर्म क्यों कर रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? तो हमारे वीडियो के एंड तक बने रहिए। तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर लाश मिलने की वजह से दिल्ली पुलिस पूरी तरह से परेशान हो गई थी। इस केस को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट फॉर्म की जो किसी भी इस केस पर पूरी तरह से बारीक बीनी से जांच पड़ताल कर रही थी। लेकिन पुलिस के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि उनको जो भी लाश मिली थी उस लाश का सर भी नहीं था और हाथ पैर तक नहीं थे, तो लाश की पहचान किस तरह से की जाए? पुलिस ने इस किलर को एक साइकोपैथ किलर घोषित किया और कहा कि किलर एक ऐसा पर्सन है जिसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है और ये एक ऐसा आदमी है जिसको अपने काम पर बहुत गुरूर है, जो पुलिस को बार बार चैलेंज करना चाहता है कि वो मुझे नहीं पकड़ सकते। अभी पुलिस इन 2 लाशों के बीच परेशान ही थी कि अचानक ही पुलिस को गेट नंबर 3 पर दोबारा से एक और लाश मिलती है। यानी कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर अब तक पुलिस को 3 लाशें मिल चुकी थी। इस लाश के साथ पुलिस को एक लेटर और मिलता है। लेटर में किलर ये कहता है
कि क्या तुम मुझे पकड़ने की अब तक कोशिश कर रहे हो? एक बड़े किलर को पकड़ने के लिए कोई बड़ा इनाम तो रखो, ताकि मुझे ऐसा लगे कि मैं बहुत बड़ा किलर हूँ या मैं एक बहुत बड़ा मर्डरर हूँ। पुलिस जब इस मामले की जांच कर रही थी तो पुलिस को पता चला कि साल 1998 में एक सेम साइकोपैथ किलर पकड़ा गया था, जिसने तिहाड़ जेल के बाहर इसी तरह की लाश फेंकी थी। और जब उसे पकड़कर जेल में डाला गया तो 3 साल तक उसका केस चला, लेकिन उसके खिलाफ पुलिस को किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं मिला, तो कोर्ट ने 3 साल बाद उसे रिहा कर दिया। इस इन्वेस्टिगेशन के बीच पुलिस को अपने खबरी का कॉल आता है और वो कहता है कि जो स्केच सर्कुलेट किया गया बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक शख्स आजाद नगर के एक क्लिनिक में डेली एक डॉक्टर के पास आता है। अब पुलिस ने जैसे ही अपने जासूस की इस खबर को सुना, पुलिस फौरन ही उस क्लिनिक पर जांच पड़ताल के लिए पहुंचती है। अभी पुलिस अपने कुछ कांस्टेबल के साथ उस क्लिनिक पर बैठी हुई थी कि उसी आरोपी का वहां पर कॉल आता है। कॉल पर आरोपी अपॉइंटमेंट के लिए डॉक्टर से पूछताछ करता है। जब डॉक्टर से डिटेल्स ली गई तो पता चला कि इस पेशेंट का नाम चंद्रकांत झा है और इसकी 5 बेटियां हैं, जिस पांचों बेटी की डिलीवरी इसी छोटे से क्लिनिक में हुई है। अब पुलिस को आरोपी का नाम मिल चुका था। पुलिस फौरन ही बिना वक्त गवाए चंद्रकांत झा के घर पर पहुंचती है और उसे वहां पर अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि पुलिस को उसी क्लिनिक के अंदर एक क्लू और मिला था। डॉक्टर ने पुलिस को बताया था कि चंद्रकांत झा ने उसके ब्रदर इन लॉ को भी मारने की कोशिश की है। फाइनली द साइकोपैथ और मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अब पुलिस की हथकड़ी के अंदर जकड़ा जा चुका था। अब ये पुलिस के आमने सामने था। अब वक्त आता है इससे पूछताछ करने का। लेकिन एक सबसे हैरानी की बात यह है कि जब पुलिस किसी आरोपी को पकड़ती है तो उसके चेहरे पर एक डर और एक खौफ नजर आता है। चंद्रकांत झा के चेहरे पर एक खुशी और एक स्माइल थी। इसके चेहरे पर किसी का भी डर नजर नहीं आ रहा था। आखिर ये एक पूरी तरह से साइकोपैथ मूड में नजर आ रहा था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि चंद्रकांत झा अपनी बीवी और 5 बेटियों के साथ दिल्ली में रहता था। दिल्ली में अपना पेट पालने के लिए सब्जी तरकारी अपने एक मोटर कार्टर पे बेचा करता था। वैसे तो चंद्रकांत झा का ताल्लुक एक्चुअल में बिहार से था, लेकिन बिहार में सही तरीके से फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रहने की वजह से उसने बिहार को छोड़कर दिल्ली आने के लिए सोचा। अगर एक सर्वे की बात करें तो 45 लाख से भी ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो बिहार को छोड़कर हर साल मुंबई और दिल्ली जैसी सिटीज में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आकर वो रोजगार तलाश करते हैं और काम धंधा कर कर छोटा सा घर लेके अपनी फैमिली को संभालते हैं। और ये लोग जो अपने स्टेट छोड़कर एक दूसरे स्टेट में आकर बसते हैं, इन्हें बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन भी सहना पड़ता है। कहीं पर लोग इन्हें बिहारी कहकर बुलाते हैं तो कहीं पर इनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किया जाता है। और ऐसा ही कुछ चंद्रकांत झा के साथ भी हुआ था जब वो बिहार को छोड़कर दिल्ली में रहने के लिए आया था। चंद्रकांत झा जब अपने बिहार को छोड़कर पहली मर्तबा दिल्ली आया तो वो अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए सब्जी तरकारियों को गाड़ियों से खाली किया करता था और उसे कुछ पैसे मिलते थे जिससे उसका घर चल रहा था। एक दिन अचानक ही उसने देखा कि एक कोई गुंडा था जो एक गरीब मजदूर को मार रहा था। चंद्रकांत झा ने हिम्मत करके उस मजदूर को बचाने की कोशिश की, लेकिन उस गुंडे ने चंद्रकांत झा के सीने पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में चंद्रकांत झा बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हुआ और चंद्रकांत को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। यहाँ पर इसकी हालत को गंभीर बताया गया, यानी कि चंद्रकांत मौत के मुंह से वापस आया था। हॉस्पिटल में एडमिट चंद्रकांत यही सोच रहा था कि क्या गरीब मजदूर की जिंदगी ऐसी ही होगी। हर इंसान आकर हमें बुरा भला तो कहता है और साथ ही साथ हमें मार भी रहा है। चंद्रकांत झा ने उसी हॉस्पिटल में लेटे लेटे इस बात का प्लान बनाया कि वो उस गुंडे से बदला लेगा और इस बदले की सजा एक ही होगी और वो होगी मौत। जैसे ही चंद्रकांत उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है, फौरन ही वो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेता है ताकि वो लोगों को सबक सिखा सके। अपनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के साथ चंद्रकांत अभी भी सब्जियों को लोड और अनलोड करने का काम ही कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जो चंद्रकांत के साथ मजदूर काम करते थे, इनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। इन लोगों का एक यूनियन लीडर होता था जो चंद्रकांत के जैसे मजदूरों की डेली कमाई में से कुछ पैसे अपने पास रख लेता था। ये चंद्रकांत और उस मजदूरों की बहुत ही खून पसीने की कमाई होती थी जो अपनी कमाई के हिस्से को उस यूनियन लीडर को दिया करते थे। चंद्रकांत को ये बात बहुत ही ज्यादा खटकती थी। इसको लेकर चंद्रकांत ने उस यूनियन लीडर के खिलाफ आवाज उठाई, जिसको उस मार्केट में लोग पंडित के नाम से जानते थे। और इसी मैटर को लेकर एक मर्तबा चंद्रकांत और पंडित की हाथापाई हो गई और इसी हाथापाई में चंद्रकांत के हाथ से उस पंडित की हथेली में एक बड़ा सा कट लग गया। इस पूरे मैटर को लेकर पंडित ने चंद्रकांत के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी और चंद्रकांत को अरेस्ट कर लिया गया।
लेकिन इस पूरे केस में सबसे खराब काम एक ये भी हुआ कि चंद्रकांत की बीवी को भी अरेस्ट किया गया, जिसका इस पूरे केस के साथ कोई भी लेना देना नहीं था। चंद्रकांत के साथ कस्टडी के अंदर भी बहुत ही बुरा सुलूक किया जाता था। उसे कभी कभी बिना कपड़ों के बहुत बुरी तरह से मारा पीटा जाता था और खाने के लिए भी सही तरीके से खाना नहीं दिया जाता था। अब चंद्रकांत, जिसके दिल में पहले से ही मर्डर का प्लान बन रहा था, जो इस पूरे जुडिशियल सिस्टम और इस जस्टिस सिस्टम से पूरी तरह से उकताया हुआ था, अब उसके दिल में नफरत की ये चिंगारी एक आग बन गई। जैसे ही चंद्रकांत और उसकी बीवी जेल से छूटते हैं, चंद्रकांत सबसे पहला मर्डर उस यूनियन लीडर का करता है और सबसे पहली बॉडी जो तिहाड़ जेल के बाहर पुलिस को मिली थी वो उसी यूनियन लीडर की थी। इसके बाद 2003 में चंद्रकांत 2 मर्डर और करता है। ये लोग थे उमेश और शेखर। चंद्रकांत ने पुलिस को अपने इंटरव्यू में ये बताया कि वो लोगों को उनके बुरे काम की सजा देता है और वो खुद के पाप धुलने के लिए लोगों के काटे हुए सर को यमुना नदी में जाकर फेंक देता था। पुलिस ने जब चंद्रकांत के इस पूरे बयान को सुना तो पुलिस बहुत ही हैरान हो गई। आखिरकार ये साइकोपैथ नेचर चंद्रकांत का क्यों बना? इसके पीछे की क्या वजह थी? चंद्रकांत को सबसे पहले खुद के बिहारी होने पर दिल्ली के अंदर बहुत डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ा। उसको बहुत लोग बुरा भला कहते थे और पहली बात, जो एक मजदूर अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारता है उसके साथ बहुत ही अत्याचार किया जाता है। चंद्रकांत इन सारी चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। और दूसरी चीज, अगर चंद्रकांत के बचपन की बात की जाए तो बचपन में उसकी माँ का बिहेवियर भी उसके साथ ठीक नहीं था। उसकी माँ उसके साथ बहुत ही ज्यादा सख्ती करती थी। यानी बचपन से जो छोटी सी आंख चंद्रकांत के दिल में लगी हुई थी वो दिल्ली में आकर एक आंख का शोला बन गई। और अपनी इसी बड़ी आंख को बुझाने के लिए चंद्रकांत झा ने 1998 से लेकर 2007 तक तकरीबन 7 लोगों का मर्डर किया। चंद्रकांत झा ने जिन 7 लोगों का मर्डर किया, ये 7 लोग उसके गांव के थे या गांव के करीब के लोग थे। ये सबसे पहले उन लोगों से दोस्ती करता, दोस्ती करने के बाद उन लोगों को अपने साथ रहने की दावत देता। क्योंकि चंद्रकांत झा ने एक अलग जगह पर घर लिया था तो इसके साथ जो माइग्रेंट लोग थे वो रहना पसंद करते थे, क्योंकि उन्हें फ्री में रहने के लिए घर मिल जाता था। लेकिन जब चंद्रकांत उन लोगों के साथ रहता था तो अगर उनकी छोटी सी भी चीज चंद्रकांत को पसंद नहीं आती, अगर ये लोग चंद्रकांत से झूठ बोलते या अगर ये लोग नॉनवेज खाते या ये चंद्रकांत को किसी भी तरह का धोखा देते तो ये उन्हें मारकर यमुना नदी में फेंक देता था। चंद्रकांत कहता है कि मर्डर करने से उसके दिल को एक सुकून मिलता था। अगर वो कुछ महीनों तक लोगों का मर्डर ना करे तो उसके दिल में एक बेचैनी रहती थी और किसी का भी मर्डर करने के बाद उसके चेहरे पर जरा सा भी गम या जरा सा भी डर नजर नहीं आया। यहाँ तक कि जब पुलिस ने चंद्रकांत को अरेस्ट किया तो उसके चेहरे पर एक बूंद तक पसीना नहीं था। हाल ही में चंद्रकांत के इस पूरे मर्डर केस पर नेटफ्लिक्स पर एक मूवी रिलीज की गई है, द इंडियन प्रेडेटर, और यही वजह थी कि चंद्रकांत को एक टाइटल दिया गया, द बूचर ऑफ दिल्ली। तो दोस्तों, ये थी दी फैक्ट एंड जिपर्स की आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करते हुए हमें सपोर्ट करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। मुलाकात करेंगे हमारी आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।